जय प्रक्रम पोषण के सेकेंड यूनिट में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं यूनिट 1 के बाद यूनिट 2, जिसमें हम लोग आज क्लास 10 का जय प्रक्रम पोषण चैप्टर 1 का विश्लेषण कर रहे हैं। और इसके आधार पर हम लोग देखें जितना कंटेंट यूनिट 1 में देखे थे उसके बाद आगे की जो कड़ी है उसमें हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि सेकेंड यूनिट में दिया कि पोषण का मुख्य रूप से तात्पर्य क्या हो गया, पोषण होता क्या है और ये जीव जंतु पोषण करते क्यों हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर में सारी वो क्रियाएं होती हैं जिससे उसका मेंटेनेंस हो या फिर डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से पोषण बहुत ही अनिवार्य होता है और ये हमें कहाँ से मिलता है, तो भोजन के द्वारा मिलता है। राइट तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि पोषण के बारे में, इसे आप राइट डाउन भी करते चले, एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा और इस तरह से आप इसको लिखते हुए चले सिस्टमेटिक। यहाँ पर क्या देखें, पोषण पोषण यानी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि जैविक क्रिया का संचालन, यानी कि प्रत्येक दिन का जो जैविक क्रिया होता है ना जीव जंतुओं का, वो सारा जैविक क्रिया का संचालन करने के लिए पोषण अनिवार्य होता है। वृद्धि यानी डेवलपमेंट करेगा, जीव जंतु जितना भी है वह वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, भोजन करता है, जन्म के बाद से वह वृद्धि करना शुरू करता है तो भोजन न्यूट्रिशन उसे मिलता है और उनका जैविक क्रिया आरंभ हो जाता है। इसके साथ ही टूट फूट हो गया, किसी तरह का इंजरी यदि हो रहा है जीव जंतुओं में, टूट फूट हो गया, तो इसके लिए भी पोषण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी क्रियाओं को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें क्या चाहिए, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। प्रत्येक जीव जंतु, ऑल लिविंग थिंग्स जो है ना, उन्हें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। राइट अब एनर्जी कैसे मिलेगा उसे, तो यह पोषण से मिलेगा। और पोषण किस पर डिपेंड है, तो भोजन पर डिपेंड है। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझे यहाँ पर कि जैविक क्रियाओं का संचालन हो गया, टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। जी हाँ, जो ऊर्जा हमें मिलता है, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वह हमें कहाँ से मिलेगा, तो खाद्य पदार्थों से मिलेगा। जो हम भोजन करते हैं उसी खाद्य पदार्थ से हमें एनर्जी मिलता है। और यह सारी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे, इस प्रक्रम को पोषण बोलेंगे। तो यहाँ तक आप याद कर लो, इसको समझकर चले कि यह प्रक्रम जो खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है और इससे हमें ऊर्जा मिलता है, और यह काम क्या करता है, तो शरीर का क्रिया का संचालन करता है, इसके साथ उसमें वृद्धि और टूट फूट इंजरी को रोकता है। तो पोषण को हम लोग क्लियर समझ गए कि पोषण के द्वारा प्रत्येक जीव जंतु अपने जैविक क्रिया का संचालन करता है। सुबह से शाम तक का जो उसके शरीर में जितने भी एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है वो सभी पोषण के द्वारा ही प्राप्त होता है और उसमें वह सभी उद्दीपन की क्रिया होती है। इसके साथ ही वृद्धि हो गया, यानी कि डेवलपमेंट करना जीव जंतुओं का, भोजन के द्वारा डेवलपमेंट होना, टूट फूट इंजरी को रोकना, और ये सब किससे मिलेगा, तो ऊर्जा से मिलेगा, ये सभी हमें एनर्जी से मिलेगा। और एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगा, तो यह भोज्य पदार्थ, भोजन के रूप में जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाना खाते हैं ना, इससे प्राप्त होता है। और यह खाना खाने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरल एवं जटिल खाद्य पदार्थ। अब देखिए, जीवों को भोजन के आधार पर जितने भी जीव जंतु है ना, उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। जैसे पिरामिड हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया, तो इसमें पहला जैसे हो गया शाकाहारी हो गया, फिर क्या हो गया, मांसाहारी हो गया, इसके बाद क्या हो गया, उच्च मांसाहारी हो गया, और क्या बन जाएगा, तो एक हो जाएगा सर्वाहारी हो जाएगा, जिसमें मनुष्य भी आता है, वो साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। इसको क्या बोलेंगे, उच्च मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये चार चरण याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इन चारों में जैसे कि जंतु और जीव जंतु को भोजन के आधार पर मुख्य रूप से चार श्रेणी में उसको बांटा गया। पहला हो गया जो शाकाहारी, जो शाकाहारी जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे या कंदमूल या पेड़ पौधे के प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं और उसी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे सारे जीवों को बोलेंगे शाकाहारी। मांसाहारी जीव वो हो गया जो शाकाहारी पे डिपेंड, शाकाहारी जीव पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो मांस मछली खाते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया मांसाहारी। उच्च मांसाहारी क्या हो गया कि ऐसे मांसाहारी जीव को भी ये उच्च मांसाहारी वाले जीव खा जाते हैं, तो ये हो गया उच्च मांसाहारी। और एक हो गया सर्वाहारी, जो कि वेज और नॉन वेज, यानी कि जो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी जीव जंतुओं पर भी डिपेंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य। क्लियर है, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए कि सरल एवं जटिल खाद्य पदार्थ। सरल और जटिल खाद्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जिसका डाइजेशन आसानी से हो जाए, जो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर जो पेड़ पौधा का जो प्रोडक्ट हो, उससे हम बोलेंगे सरल खाद्य पदार्थ। और जटिल खाद्य पदार्थ किसे बोलेंगे, जैसे मांस हो गया, मांस मछली हो गया, या फिर जो ज्यादा जटिल भोजन हो गया, गरिष्ठ भोजन जो हो गया, वह क्या कहलाएगा, जटिल मांसाहारी, जटिल भोजन कहलाएगा, खाद्य पदार्थ कहलाएगा। तो इसमें हम लोग देखें कि सरल एवं जटिल खाद्य पदार्थ पोषण द्वारा, अब पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि पोषण यानी कि पोषण क्या हो गया, पोषण से हमें मिलेगा खाद्य पदार्थ, और इससे क्या मिलता है, ऊर्जा, और ऊर्जा से क्या होता है, यह संचालन होता है। तो पोषण द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों का, देखिए जब हम खाना खाते हैं तो उपापचय की क्रिया होता है आमाशय में, तो जो उपापचय की क्रिया होगा तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण
सरलीकरण का मतलब क्या होगा कि डाइजेशन, यानी उसको पचना। सभी जटिल खाद्य पदार्थ भी पेट में अमाशय में जाकर के वो पाचन की क्रिया होती है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो जीव जंतु, जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण होता है। कैसे होता है? अपचयन एवं उपचयन, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अपचयन एवं उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपचयन और उपचयन यह क्रिया साथ साथ होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस क्रिया के द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ या पोषण सरल खाद्य पदार्थ का पाचन होता है, यानी खाना पचता है। खाना खा लेना ही बस क्लियर नहीं, खाना खा लिया, पचने के लिए ऑक्सीडेशन होता है शरीर में, मतलब अपचयन की क्रिया होगी और उपचयन की क्रिया होगी, और अभिक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? श्वसन। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने कि श्वसन की रेस्पिरेशन। पोषण द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण जो होता है, मतलब सामान्यतः पचने की जो क्रिया होती है, वो उपचयन व अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्रिया के द्वारा होता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन। प्रत्येक जीव जंतु जो भोजन करते हैं और भोजन कर उसको पचाते हैं, पचाने के लिए क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन में लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या बोलेंगे? उपचयन एवं अपचयन प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें मिलता क्या है कि O2 का उपयोग करना, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और इससे ऊर्जा मुक्त होता है, यानी जब भोजन पच जाता है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मुक्त होता है। राइट? अब आगे देखिए, जीवों का जो वर्गीकरण किया गया ना, 2 चरणों में किया गया। तो पहला क्या हो गया? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें विशेष अंग नहीं होता, हर एक कार्यों के लिए, फंक्शन के लिए उसमें अलग से कोई अंग नहीं होता। तो वो जो भी काम करते हैं ना, एक सेल के अंदर अपने एक कोशिका के अंदर ही करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव चूंकि एक कोशिका का बना हुआ है, उसमें सारा कार्य एक ही साथ होगा। तो यहाँ पर क्लियर रखेंगे यार कि एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में जो सिंपल भोजन करते हैं, जो आसान भोजन करते हैं, सरल जीवों में विशेष अंग नहीं पाया जाता है। जैसे मुख हो गया, आहार नाल हो गया, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ये सब जो भी हो गया ना, ये अलग अलग अंग नहीं होते हैं, अंग तंत्र नहीं होते हैं। तो इसमें केवल विशेष अंग नहीं पाया जाता है। अतः खाद्य पदार्थों को, अब देखिए, एक कोशिकीय जीव जो होता है 4 चरणों में भोजन की क्रिया को संपन्न करते हैं। पहला क्या हो गया? ग्रहण, मतलब भोजन को ग्रहण करेंगे। दूसरा उसको पाचन करेंगे। तीसरा इसको अवशोषण करेंगे, और चौथा उसको निष्कासन करेंगे। इन 4 चरणों में एक कोशिकीय जीव भोजन को सबसे पहले ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसे पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, फिर निष्कासन करते हैं। तो ये सरल प्रक्रिया हो गया। अब अगला देखिए, बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, ये हो गया मल्टी सेलुलर। तो बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन, अब याद रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों के परिवहन के लिए विशेष परिवहन तंत्र होता है जिसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो परिवहन तंत्र किसे कहेंगे? मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीवों में परिवहन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि उसको परिवहन करने का जो परिवहन तंत्र होगा ना, वही तंत्र क्या कर किसमें होगा? बहुकोशिकीय जीवों में। वैसे बोलेंगे गैसों के परिवहन के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है यूनिट में, और आगे पढ़ते हुए एकदम सिस्टमेटिक इसको सिंपल वे में आप लोग उतारते चले, नोट्स बना ले, और बहुत मजेदार समझ में आपको आएगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। राइट? इसके बाद सजीवों में एक और नई क्रियाएं आती हैं जिसको बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। उत्सर्जन क्रिया क्या होती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि यह क्या है। तो जैविक क्रिया के बाद जीवों में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। यानी जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद शरीर में हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो शरीर से अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसे ही कहते हैं उत्सर्जन। यानी मल मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट पदार्थ है। तो क्या कहेंगे इसमें कि जैविक क्रिया के बाद जीवों में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो हार्मफुल हो का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन करना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। एकदम सिंपल मेथड है। इस आधार पर हम जानेंगे कि उत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है। अब देखिए, चूंकि जीव को 2 श्रेणी में बांटा गया, तो एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वह विषरण के द्वारा होता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वो विषरण क्रिया के विषरण के द्वारा होगा, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसमें विशिष्ट अंग होते हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, या फिर उसका
एक्सक्रेशन होता है, बाहर से इसे निकालने की प्रक्रिया होती है। तो मल्टी सेलुलर में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, जबकि यूनिसेलुलर में केवल वह किसके द्वारा होगा, तो विशरण के द्वारा होगा। ये अगला देखें, जैव प्रक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि सजीवों में पोषण जो हो गया, मेथड्स मीन्स फूड का जो चैन है, फूड मेथड ऑफ गेन द फूड, खाना खाने की जो प्रक्रिया हो गई, रेस्पायरेशन हो गया, उपापचय की जो क्रिया हो गई जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, फिर परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी एनर्जी बना शरीर में प्रत्येक सेल तक पहुंचेगा और सेल तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो परिवहन बोलेंगे। फिर उत्सर्जन एक्सक्रेशन के द्वारा पूरा संपूर्ण जैव प्रक्रम की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट क्या हो गया, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ये लास्ट इंपॉर्टेंट हो गया इसके पूरे कंटेंट में, कि सभी जीवधारी जनन द्वारा मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो डिफरेंशिएट करता है किसमें, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं जनन क्रिया के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव संतान उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इसके साथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, तो और भी सारे गुण हो गए कि सजीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सजीव नियंत्रण करता है अपने आप में, माइंड समन्वय की क्रिया जो होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वह परिस्थिति से एटमॉस्फेयर से कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब वह उससे अपने आप को सामंजस्य करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू वातावरण जो हो गया, वो अपने आप को कोऑर्डिनेशन करेगा। तो यह सजीव का एक बहुत बड़ा लक्षण हो गया। एवं उसमें उत्तेजनशीलता आती है, यानी कि इरिटेबिलिटी होती है उसमें। और यह मुख्य रूप से जो क्रिया होती है, यह जनन के लिए जो रिप्रोडक्शन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, सजीव में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग यूनिट 2 में देखें, अगले प्रकरण में फिर चैप्टर में आगे देखेंगे। आज की वीडियो में इतना है, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको कैसा लग रहा है चैप्टर और किस तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग आगे फिर बढ़ते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपना आपका दिन शुभ हो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।